2023 में इंडिया और कुछ और कंट्रीज ने एक ट्रेड कॉरिडोर अनाउंस किया है जो सुएज कैनाल को बाईपास करता है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज कर सकता है। लेकिन आज वो प्रोजेक्ट सीरियस डाउट में है क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर ने एक नया कॉरिडोर लॉन्च कर दिया है और इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। ये लगभग 17 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के फ्यूचर को थ्रेटन कर सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये राइवल कॉरिडोर आखिर क्या है, इसके पीछे आखिर कौन है और क्यों कोई इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे और वीडियो ला पाऊँ। दोस्तों, लगभग 150 साल से ज्यादा टाइम से सुएज कैनाल ग्लोबल शिपिंग का बैकबोन रहा है। यह मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है जिससे शिप्स यूरोप और एशिया के बीच में बिना अफ्रीका के चारों तरफ घूमे ट्रैवल कर सकता है और लगभग हर साल ऑलमोस्ट 12% ग्लोबल ट्रेड 20,000 से ज्यादा वेसल्स इस 193 किलोमीटर वाटरवे से गुजरते हैं। इसमें 30% कंटेनर ट्रैफिक और 1 बिलियन बैरल ऑयल पर डे शामिल है। लेकिन इतना क्रिटिकल राउट होने के बावजूद इसमें डेंजरस वीकनेसेस है। सुएज कैनाल बहुत ही नैरो है, कई जगह सिंगल लेन है और ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड 2000 से 250% बढ़ने की वजह से बहुत कॉन्जेस्टेड हो गया है। फिर मार्च 2021 में एक बड़ा वेकअप कॉल आया। एक 400 मीटर का मैसिव कंटेनर शिप हाई विंड्स की वजह से कैनाल में साइडवे स्टक हो गया। 6 डेज तक सुएज कैनाल ब्लॉक रहा और 400 से ज्यादा शिप्स दोनों तरफ से अटक गया और दुनिया में हर दिन 9 से 10 बिलियन का ट्रेड लॉस होने लगा। ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए, सप्लाई चेन टूट गए और गवर्नमेंट को एडमिट करना पड़ा कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स का कोई बैकअप नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा था कि हम इतना सप्लाई चेन्स के बारे में बात करेंगे? नॉर्मल लोग भी आज सप्लाई चेन क्या है समझ रहे हैं। जब सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होते हैं तब पता चलता है कि कितनी ट्रबल होती है। आज भी छोटे डिसरप्शंस रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इजिप्ट में लेबर स्ट्राइक्स, एक्सीडेंट्स, लो वाटर लेवल्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने ट्रैफिक बहुत ही स्लो कर दिया। ये रेड सी जो पहले स्टेबल पैसेज था अब यमन के हौती मिसाइल्स अटैक की वजह से बहुत ही हाई रिस्क जोन बन गया है। शिपिंग वर्ल्ड को एक बैकअप प्लान चाहिए था जो फास्टर, सेफर और सुएज से ज्यादा रिलायबल हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब इजराइल ने गाजा पर अटैक किया तब यमन के हाउती रेबल्स जो एलिजेडली ईरान से इनडायरेक्टली फंडेड है वो कंटिन्यूअसली यूएस शिप्स, इजरायली शिप्स और बहुत सारे शिप्स पर अटैक करने लग गए थे ताकि लीवरेज क्रिएट किया जाए। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से एक ऑल्टरनेट रूट का प्लान बनाया गया। तो यहाँ आता है इंडिया मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक। 2023 में अनाउंस हुआ। ये प्रोजेक्ट इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया और यूए के सपोर्ट से जो बनने वाला है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है जो एशिया और यूरोप को शिपिंग लेन्स और हाई स्पीड रेल के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट करेगा। ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट से स्टार्ट होगा, यूएई और सऊदी अरेबिया तक एग्जिस्टिंग मैरीटाइम रूट से लिंक करेगा। वहां से कार्गो सऊदी अरेबिया के थ्रू जॉर्डन और इजराइल तक जाएगा और इजराइल में एक पोर्ट है हाइफा नाम का। आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना ही होगा, अदानी ने वो पोर्ट खरीद लिया। तो वही हाइफा पोर्ट से मेडिटेरियन सी तक पहुंचेंगे और फिर यूरोपियन कंट्रीज में शिप होगा। ये कॉरिडोर सुएज कैनाल और रेड सी का लंबे जर्नी को बाईपास कर सकता है। 40% शिपिंग टाइम और 30% कॉस्ट बचा सकता है। नंबर्स बहुत ही इंप्रेसिव है और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है और प्रॉमिसिंग लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सबने एज्यूम किया कि वेस्ट एशिया इतना स्टेबल रहेगा कि ये प्रोजेक्ट बन सके। लेकिन आईमेक के अनाउंस होने के कुछ दिन बाद ही इक्वेशन पूरा चेंज हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पैलेस्टाइन का टेररिस्ट ग्रुप हमास ने इजराइल पर अटैक कर दिया तो अक्टूबर बिल्कुल बर्बाद कर दिया। हाइफा पोर्ट जो आईमेक का यूरोप में एग्जिट पॉइंट था पूरा मिलिटराइज्ड जोन बन गया। जॉर्डन जो लैंड ब्रिज बनने वाला था इंटरनल अनरेस्ट और पैलेस्टीनियन सिंपैथी के प्रेशर में आ गया। सऊदी अरेबिया जो इजराइल के साथ कॉन्टिन्यूसली नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, टेररिस्ट अटैक की वजह से वो भी फ्रीज हो गया। इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के कोऑपरेशन के बिना आईमेक का नॉर्दर्न लेग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया जहाँ आईमेक डिपेंड करता था। और अभी वॉर उसी रीजन में हो रहा है और इसी वॉर की वजह से आखिर तक कोई डिसीजन बन नहीं पाया और प्रोजेक्ट पूरा साइलेंट हो गया। जब इजराइल हमास वॉर ने आईमेक के नॉर्दर्न सेक्शन को फ्रीज किया, इसका असर साउथ में भी हुआ। लेट 2023 में यमन के हाउती रेबल्स ने रेड सी और बाबेल मंदेब स्ट्रेट में कॉमर्शियल शिप्स पे ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करने शुरू कर दिए और इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई लाइन बहुत ही बुरी तरह से हिट हो गए। मेजर शिपिंग फर्म्स ने रेड सी में ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया और सुएज कैनाल का ट्रैफिक हौती अटैक्स के बाद लगभग 60% तक
ड्रॉप हो गए। 8% ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी रेड सी से डाइवर्ट हुए। सारे के सारे शिप्स केप ऑफ गुड होप के अराउंड रीड आउट हुए, जिससे ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ गए। यूएस और उसके एलाइज ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया, एक नेवल टास्क फोर्स जो रेड सी में शिपिंग लेन्स प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। लेकिन हाउथीज नहीं रुके, उन्होंने अटैक और डबल कर दिया। ऑलमोस्ट हर कमर्शियल शिप्स को टारगेट करने लग गए। सुएज कैनाल जो ग्लोबल ट्रेड का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है, अब डिपेंडेबल नहीं रहा। आयरॉनिकली ये वही क्राइसिस थी जिसका सॉल्यूशन आईमेक बनाने वाला था, एक ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर जो चोक पॉइंट से बच सके। और अब ऑल्टरनेटिव राउट्स की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ एक और कंट्री ने स्टेप इन किया, इराक। मिड 2023 में इराक ने एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिवील किया, जिसे डेवलपमेंट रोड या ड्राई कैनल कहते हैं। प्लान ये है कि एशिया से आने वाले कार्गो इराक के साउदर्न कोस्ट पे ग्रैंड फॉ नाम के एक पोर्ट है, वहाँ पे लैंड करेगा। वहाँ से हाई स्पीड रेल और हाईवेज के नेटवर्क से टर्की के मर्सिन पोर्ट तक मेडिटेरियन पे जाएगा और फिर यूरोप के कंट्रीज़ में शिप होगा। इस प्रोजेक्ट का हार्ट है ग्रैंड फॉ पोर्ट, जो लगभग $2.6 बिलियन से बन रहा है। जब कंप्लीट होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा डीप सी पोर्ट में से एक होगा, जो हर साल लगभग 3 मिलियन कंटेनर्स हैंडल कर सकता है। हाई स्पीड रेल और हाईवेज का कंस्ट्रक्शन लगभग $17 बिलियन से ज़्यादा का है, जिसमें कतार, यूएई और टर्की से फंडिंग आ रहे हैं। जब ये चलेगा तो ये सुएज कैनल से लगभग 11 दिन का शिपिंग टाइम बच सकता है। और आईमेक जो लॉन्ग टाइम राइवल्स के पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है, इराक का डेवलपमेंट रोड फ्रेंडली या न्यूट्रल टेरिटरी से गुजरता है। बागदाद और अंकारा के लिए ये वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। अगर ये कंप्लीट हुआ तो इराक वेस्ट एशिया का सेंट्रल ट्रांजिट हब बन सकता है, गल्फ से यूरोप तक लिंक करके बिलियंस में लॉजिस्टिकल रेवेन्यू कमा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इराक भी स्टेबल नहीं है और लंबे टाइम से नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कई सालों से इराक में गृह युद्ध चल रहा है। 2023 के यूएस इन्वेजन के बाद इराक कैओस में चल गया। एक पावर वैक्यूम ने सेक्टेरियन वायलेंस ट्रिगर किया और टेरर ग्रुप जैसे अलकायदा और बाद में आईसिस ने बड़े पार्ट्स कैप्चर कर लिए। मोसुल, रामादी जैसे सिटीज़ फाइटिंग में डिस्ट्रॉय हो गए। इराक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज कॉन्टिन्यूस बॉम्बिंग की वजह से बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं। नेशनल आर्मी फ्रैगमेंटेड है और फॉरेन बैक्ड मिलिशियस ने स्ट्रीट कंट्रोल कर लिया। 2017 में आईसिस की टेरिटोरियल डिफीट के बाद भी इराक में पीस नहीं आया। इंस्टीड ये फैक्शनल रूल के न्यू फेज में चला गया और ईरान बैक्ड मिलिशियस जो अब इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स में इंटीग्रेटेड है, ये लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ ऑपरेट करता है। कुछ प्रोविंस में वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और पैरेलल इंटेलिजेंस सिस्टम भी चलाते हैं। लेकिन 2021 से इराक में थोड़ी सी शांति आ गई है। मेजर सिटीज़ जैसे बगदाद, बसरा और नजफ में सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ है और ग्रैंड फॉ पोर्ट का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है। फिर भी इराक का डेवलपमेंट रोड फुल स्विंग में है, लेकिन आईमेक भी डेड नहीं हुआ अभी तक। हाँ, वॉर पॉलिटिक्स और शिफ्टिंग अलायंसेस ने इसे स्लो कर दिया है, लेकिन की पार्टनर्स ने प्रोजेक्ट अभी तक नहीं छोड़ा। COP28 समिट जो दुबई में हुआ है, पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट ने आईमेक के लिए कमिटमेंट रिफ्रेन किया है। रिसेंटली मोदी और ट्रंप ने इसको हिस्टोरिक इनिशिएटिव कहा। और दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद सऊदी अरेबिया ने इजराइल के खिलाफ एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लिया। चांसेस है कि सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन रिस्टार्ट हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो आईमेक पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट के नीचे दब सकता है। लेकिन दोस्तों, और भी कई कंट्रीज है जो नहीं चाहते कि यह आईमेक कॉरिडोर कंप्लीट हो। उनमें से एक कंट्री है टर्की, और सेकंड आप लोग कह सकते हैं ईरान भी नहीं चाहता कि ये कंप्लीट हो। ईरान और इंडिया ने चाबहार पोर्ट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि इंडिया और कई कंट्रीज चाबहार के थ्रू सेंट्रल एशिया में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो इंडिया अगर चाबहार को छोड़ के आईमेक में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो ऑब्वियसली ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ईरान भी अंदर ही अंदर नहीं चाहता कि ये आईमेक कॉरिडोर कंप्लीट हो। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, जब भी ये आईमेक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ उसके ही 2-3 महीने के बाद ही October 7 अचानक से हो गया। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व था, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि ईरान तो इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है ना, तो वो ऐसा क्यों चाहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ, जियोपॉलिटिक्स में एक बात है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दोस्तों, एक बात बिल्कुल क्लियर है, दुनिया अब एक सिंगल कॉरिडोर का वेट नहीं कर रही। रशिया के नॉर्थ
साउथ कॉरिडोर से लेकर चाइना के बेल्ट एंड रोड, आर्टिक रूट से व्लादिवोस्तोक, चेन्नई शिपिंग लाइन तक हर मेजर पावर अपने लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं लैंड पोर्ट्स और सीज पे। ट्रेड का जियोपॉलिटिक्स तेजी से इवॉल्व कर रहा है और इंडिया इसके सेंटर में है। लेकिन आईमैक या डेवलपमेंट रोड से भी ज़्यादा कुछ और चीज़ें हैं जो इंडिया के ग्लोबल पोजीशंस को ड्रामेटिकली शेप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है? इराक का डेवलपमेंट रोड आईमैक को ओवरटेक करेगा या इंडिया का प्लान कमबैक करेगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।